नमस्कार। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये पिछले लगभग 1 महीने से बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो ये सिलसिला है, अपने मेहमानों के साथ, अपने उन गेस्टों के साथ जो अपने उस ग्राउंड ज़ीरो पे रहते हैं, जिनका अपना अनुभव है। या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैसेज के अलावा ये सारे लोगों का जो बिहार के ऑन थिंकिंग प्लेटफ़ॉर्म पे सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उसको एक रोड मैप लेके आए। उस रोड मैप का जो है वो संवाद आम लोगों की तरफ से आए, जनता की तरफ से आए। आप इस कोरोना काल में जब आप नेताओं की भी मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज की भी मजबूरी है कि वो लोग वर्चुअल से ही जा रहे हैं, रैलियां वर्चुअल हो रही है, सब कुछ वर्चुअल है। जो संवाद है वो एक तरफा संवाद है। इस सारे पहल के बीच में अगर बिहार स्वाभिमान आंदोलन ने ये पहल बनाया है कि इस संवाद को, जो एक तरफा संवाद है, उसको तोड़ने के लिए अगर ये दो तरफा संवाद का ये सिलसिला वर्चुअल पे ही चले। आप जैसे सुधीजन जो बिहार के कोने में अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, जिनके पास अपना थॉट है, जिनके पास अपनी क्रिएटिविटी का एक लंबा एक्सपीरियंस है, जिनको समाज को देखने और समझने का अपना नजरिया है, वो सारे लोग जब मिलके इस मंच पे आते हैं और अपनी बात रखते हैं तो डेफिनेटली वो कमाल का एक माइंड ब्लोइंग मैं कह सकता हूं कि वो ओपिनियन होता है। अब पॉलिटिकल पार्टीज इस पे कितना इन सब चीजों को लेके सीरियस है। हमारे आपके बीच का जो संवाद है या बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो प्रयास है, ये कोई पॉलिटिकल लाइन पे नहीं है। कोई भी किसी भी पार्टी के लोग जो है वो इस चीज को राय ले सकते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे जनता की आवाज है। सीधे जनता के तरफ से जो आई हुई आवाज है वो इस मंच पे, इस फ्लोर पे सब कुछ लोग वही सामने में लाते हैं। अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज के जो लाइन है, उनके जो मुद्दे हैं, उसको इस पे हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। यहाँ जो हमारे व्यूअर्स आते हैं उनका फीडबैक होता है, उस फीडबैक को लेके हम बात करते हैं, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए इसी प्रोग्राम को आज को लेके जो हमारा आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है औद्योगिक क्रांति में क्यों पिछड़ा बिहार, न कल कारखाने न कारोबार, कैसे मिलेगा रोजगार। तो बिहार में अभी मैं देख रहा हूँ कि कई रैप बन रहे हैं, कई ऐसे म्यूजिक एल्बम बन रहे हैं कि बिहार में का बा। आप बिहार को जो लोग मजाक बना रहे हैं उनको ये पता है कि बिहार में बहुत बा। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में बहुत बा का मतलब ये है कि हमारे पास जो पोटेंशियल है ह्यूमन रिसोर्सेज का, हमारे पास जो पोटेंशियल है अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल का, हमारे पास जो पोटेंशियल है अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का, हमारे पास जो पोटेंशियल है अपनी आर्कियोलॉजी का, हमारे पास जो पोटेंशियल है बिहार नाम का, शायद बिहार के इस 32-34 जिले में शायद ही किसी स्टेट के पास इतने सारे चीजें होंगे। लेकिन इसके बाद हम पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्यों इस बिहार में 2000 के बाद जब बिहार और झारखंड बटा और सारी इंडस्ट्री जो है वो झारखंड के इलाके में चला गया और सिर्फ एग्रो बिहार के नाम से एग्रीकल्चर बिहार ही हमारा सब कुछ, जीवन का सारा सोर्स उसी पे डिपेंड हो गया और उसके बाद हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए। कहाँ छूट गई ये सारी चीजें। तो हमारे पास जो गेस्ट हैं आज, और मुझे लगता है कि एक कमाल के गेस्ट हैं। बीएन झा हैं, वो मुक्तापुर जूट मिल में काफी लंबे अरसे तक वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, जनरल मैनेजर रहे हैं, काफी दिनों का एक्सपीरियंस है बिहार के इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखने का, समझने का। हमारे पास अविनीत जी हैं, बिहार के जो डेवलपमेंट है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में झांकने का, खास करके जो मिथिलांचल का जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में जो मिथिलांचल में एक इंडस्ट्रियल सेटअप का एक दौर था महाराज दरभंगा के समय से लेके और काफी लंबे समय तक, जो अशोक पेपर मिल का देखें, रामेश्वर जूट मिल का देखें, 6-7 शुगर इंडस्ट्री देखें, ये सारे डेवलपमेंट के बाद अचानक बिहार खो कहाँ गया? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस था कहाँ से थम गया? हमारे पास आशीष जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पटना में हैं, बिहार की गतिविधियों में, बिहार के इकोनॉमिक्स के सारे हलचल पे नजर रखते हैं। इतने सारे मेहमान हैं, इन सब के बीच में हमारा ये आज का प्रोग्राम है। इन्हीं सबके साथ में हम संवाद करके इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आशीष जी, मैं आपके पास आता हूं कि ऐसा क्या हो गया बिहार में जो अभी, जो मैं मौजूदा दौर में देख रहा हूं कि बिहार में पोस्टर वार चल रहा है, पंपलेट से लेके पोस्टर तक, कहीं वो फैमिली कहीं ये फैमिली, सब कुछ चल रहा है बिहार में। सिर्फ मुद्दे नहीं है बिहार में, सिर्फ कोई ऐसे इशू नहीं है जिसको लेके आज 31% की जो बेरोजगारी की बात कही जा रही है उसको एड्रेस करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कोई सॉल्यूशन हो।
किसी के प्रति, किसी को पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई एजेंडा हो या कोई पॉलिटिकल पार्टीज के पास कोई एक रोड मैप हो जो इन सारे समस्याओं को एड्रेस करने के लिए अपना एक इच्छा शक्ति रखती हो, या उसने कुछ जनता के सामने में आने का एक मन बनाया हो कोई पॉजिटिव स्टेप का। आशीष जी, ऐसा क्यों नहीं दिखता है? सबसे पहले तो धन्यवाद जो मुझे इस मतलब बड़े बड़े लोगों के साथ बैठने के लिए आपने आमंत्रित किया। जो आपका सवाल है वो नया नहीं है, इस बार कोई हो रहा है ऐसा नहीं है। ये 1952 से ही बिहार में देखा गया है कि यहाँ मुद्दे, राजनीति के जो मुद्दे होते हैं वो समाज के मुद्दे से अलग होते हैं। जहां तक रोजगार का सवाल है तो मैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को 3 भागों में बांटूंगा, इसको समझने का सवाल है वो नया नहीं। इस बार हेलो, आवाज जा रही है हमारी? जी 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 जी, बताइए। हाँ, तो मैं इसको 3 भागों में बांटूंगा। एक भाग हुआ जब हमारे इलाके में कारखाने लगाए गए, बड़े बड़े कारखाने लगे और छोटे और लघु उद्योग का एक बहुत घना जाल बिछा हुआ था मिथिला के क्षेत्र में। उस बारे में अब अवनिंद्र जी आगे बेहतर बताएंगे हमसे। तो एक कालखंड था जब हमारे यहाँ उद्योग लगे। ये कालखंड था 18वीं सदी के अंत से लेकर आजादी के समय तक। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि अशोक पेपर मिल 1958 में, मतलब आजादी के एक दशक बाद लगाया गया और वो आखिरी कारखाना है। निजी निवेश जो आप कहिएगा तो अशोक पेपर मिल आखिरी कारखाना है 1958 में, जो महाराज दरभंगा और बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन दोनों उन्होंने मिल के लगाया था। तो 58 के बाद हमारे तरफ उत्तर बिहार की जो मैं बात कर रहा हूं, कोई बड़ा निजी निवेश नहीं हुआ। और मैं आजादी से लेकर 90 के दशक कर देना मेरा वाला ऑन, आजादी से लेकर 90 के दशक तक जो कालखंड था वो कालखंड था लगे हुए उद्योग को चूसने का, चलाने और चूसने का। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 75 तक जो कारखाने मुनाफे में थे वो 90 आते आते खंडहर बन गए। तो यहाँ विनोद सर बैठे हुए हैं, वो इस पर बेहतर बताएंगे कि राज दरभंगा जो कंपनी 1905 में स्थापित किया वो 75 तक 94 तक चलता है और अचानक वो कंपनी इतनी नालायक लोगों की कंपनी बन जाती है कि वो बंद हो जाती है, खंडहर बन जाती है। लोहट आज भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नायाब नमूना है। तो रामेश्वर जूट मिल नहीं, महाराज दरभंगा ने जितना भी बड़ा उद्योग लगाया सब आज खंडहर बने हुए हैं। इसका एक कारण ये रहा कि रोजगार देना सरकार का एक दायित्व है, वो सरकार के कंधे का बोझ है रोजगार। और सरकार ने ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसमें रोजगार केवल सरकार दे सकती थी, और इसलिए सरकार ने इन कंपनियों का अधिग्रहण किया क्योंकि हमको लोगों को रोजगार देना है। और फिर सरकार उन लोगों को रोजगार देने लगी जिन लोगों को इन कंपनी से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने नौकरी की और नौकरी के साथ साथ ये हुआ जो वो कंपनी धीरे धीरे घाटे में गई और बंद हो गई। तो तीसरा जो कालखंड है वो कालखंड है मतलब कारखाना बंद होने के बाद। और जब कारखाना बंद हो गया तब बेरोजगारों को कहा गया कि आपके अंदर होम सिकनेस है। होम सिकनेस का मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि दरभंगा में है तो दरभंगा में ही रोजगार मिल जाए, आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं, आप अयोग्य हैं। हाँ, तो इस तरह से यहाँ के नौजवानों को 75 के बाद बेइज्जत कर करके मिथिला से बाहर किया गया। हम लोग गिरमिटिया की तरह मॉरिशस नहीं गए। उस जमाने में हम लोगों के पास इतना रोजगार था मिथिला में, लेकिन 75 के बाद
हम लोगों को ये कहा गया कि आप में होम सिकनेस है, नौकरी तो दिल्ली में है, बंबई में है, लेकिन आप यहां रहकर यही काम करना चाहते हो। और ये एक ऐसा इंप्रेशन, एक ऐसा मोमेंट चलाया गया कि जो तबका समुद्र नहीं लांघता था, वो तबका आज दुबई और अमेरिका में बसना गौरवान्वित समझता है। आशीष जी, मैं तो एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं एक्चुअली क्या है कि हम लोगों के पास में एक ये बहुत बड़ा इशू है, ये दरभंगा और मिथिलांचल को लेके आपने बहुत कमाल की चीजें आपने आज शुरुआत की है। मुझे लगता है कि चुनावी पृष्ठभूमि में तिरहुत को लेके लोगों का एक नजरिया होता है, जो एक नैरेटिव्स जिसको कह सकते हैं, और वो नैरेटिव्स ये होता है कि मिथिलांचल और तिरहुत का जो ये इलाका है, वो लोग खाने पीने वाले लोग हैं, शौक मौज करने वाले लोग हैं, पान पखान खाने वाले लोग हैं। ये लोग इंडस्ट्री से उतना वाकिफ नहीं है, या एंटरप्रेन्योर की जो बात होती है, ये उद्यमशीलता की बात होती है, इन लोगों के डीएनए में नहीं है, ऐसा एक परसेप्शन है। जबकि आपकी बातों से मैं वही कह रहा हूं, ये परसेप्शन। हाँ, मैं आपको इसलिए मैं को रोक रहा हूं कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब जगह एक नैरेटिव्स था। उस नैरेटिव्स के बाद में आपने जो इंस्टेंस दिखाया है, वो एक मॉडल है कि बिहार में जब इंडस्ट्री की बात किसी ने सोची नहीं होगी, उस समय में भी एग्रो इंडस्ट्री को लेके दरभंगा और तिरहुत में काफी प्रगतिशील वहां के शासन व्यवस्था में दरभंगा महाराज का अप्रोच रहा है। ये चीजें बाद में कैसे कम हो गई, इसको मैं और आगे दूसरे मेहमानों से बात करता हूं कि 1 साल पहले नीतीश जी एक प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने कहा कि बिहार के पिछड़ेपन को लेके और इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के पीछे का जो उनका तर्क था, तो नीतीश जी ने कहा कि चूंकि बिहार जो है वो लैंडलॉक स्टेट है और लैंडलॉक स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए बिहार की मजबूरी है। एक 6 बार के मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि अगर टेक्निकली सोचे तो नीतीश जी 6वें बार का मुख्यमंत्री इस बार होने जा रहे हैं। वैसे ये 4 बार का चीफ मिनिस्टर वो कह सकते हैं आप, ये होने जा रहे हैं। मैं सीधे सीधे बीएन झा के पास आऊंगा, वो इंडस्ट्री से वास्ता रखते हैं। और नीतीश जी जब मजबूरी दिखाते हैं, पिछले साल 2018 में शायद किसी प्रोग्राम में वो आए थे, किसी फंक्शन में, मुझे याद है, उन्होंने कहा कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता, उस तरह की बात जो लोग सोचते हैं। बीएन झा, मुझे जरा इस चीज पे आप प्रकाश डालेंगे कि जब आप पिछले 25-30 साल से बिहार के इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, बिहार में 2011 में एक बार न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी बनी थी और जिसको लेके खूब भिडोरा पीटा गया था कि जिसमें बिजली मुफ्त मिलेगी, यहाँ वैट जो है वो इसको माफ कर दिया जाएगा, इंसेंटिव दिया जाएगा, बला 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 बहुत सारी चीजें अनाउंसमेंट हुई थी। तो क्या बिहार में कभी इंडस्ट्री को लेके और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को लेके कभी इस तरह का कोई एक ठोस प्रयास कभी किया गया इस पिछले 30 सालों में? जो 25 साल 15 साल से, ये भी विनोद जी आप भी इंडस्ट्री से वाबस्ता है आपका, तो क्या आपने कभी इस तरह का देखा? विनोद जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो। चलिए, विनोद जी से मेरा संपर्क नहीं हो रहा। मैं अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगा कि यही सवाल को लेके कि बिहार, आप आ रहे हैं विनोद जी? हाँ, आ गए। तो जी जी, आपके साथ साथ सभी प्रतिभागियों को हार्दिक अभिवादन। और हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो, आ रही है आवाज? आ रही है आवाज। हाँ, सभी प्रतिभागियों का हार्दिक अभिवादन। समय की बाध्यता अगर नहीं तो जो विषय हमने सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने बिहार के जिन ज्वलंत विषयों को उठाया है, अगर ये इन मुद्दों को, इन प्रश्नों को इस मंच के द्वारा अगर आप सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार इन सब बातों पर अगर सार्थक कदम उठाती है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही तरह से एक सार्थक परिणाम सामने आ सकता है। आपने औद्योगिक क्रांति की बात कही। औद्योगिक क्रांति
अगर थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जाना चाहेंगे, ये 1760 से 1870 के बीच में औद्योगिक क्रांति में पहली बार ये शब्द का प्रादुर्भाव हुआ था, जब यूरोप में, खासकर इंग्लैंड में इसका अब बहुत जोरों से प्रचार हुआ। बाद में फ्रांस, जर्मनी अग्रणी भूमिका में रहा। आज विडंबना देखिए विनोद, विडंबना ये है कि जब आज फोर्थ नेशन ग्रुप में बम्बई में, मुंबई में फोरम की बैठक होती है और भारत राष्ट्रीय उस औद्योगिक क्रांति, मुझे विनोद जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क का इश्यू है। आप थोड़ा सा अपना सीट तब तक चेंज कर लीजिए, मैं अवनीश जी के पास में जाता हूँ। जी, क्या आप थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू सॉल्व कर लीजिए, मैं अवनीश जी के पास जाता हूँ। अवनीश जी, मैं एक कहीं पे बहुत दिन पहले मुझे किसी ने बताया था कि एक दौर था, मैं अवनीश जी आपसे सीधे मुखातिब हूँ, कि एक दौर था कि दरभंगा महाराज ने बेरोजगारी दूर करने के लिए गुजरात के नवसारी में सूत मिल का कारखाना लगाया। नवसारी गुजरात में। ये मैं बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पिछले 50-60 साल की बात है कि गुजरात के नवसारी में दरभंगा महाराज ने सूत मिल का कारखाना लगाया था। वो दौर था जब बिहार के महाराजा या एक इंडस्ट्री की बात सोच के उस सूत मिल का पहला कारखाना नवसारी में लगाया कि गुजरात की जो बेरोजगारी है कम से कम किसी हद तक दूर हो सकती है, वहां के लोगों को एक रोजगार मिलेगा। विडंबना देखिए कि 60 साल के बाद उसी बिहार के सारे मजदूर, मैक्सिमम जितने मजदूर हैं वो बिहार, यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के ऐसे ही सूत मिलों में नौकरी पा रहे हैं और बिहार में आज इंडस्ट्री नहीं है। ये ऐसा कैसे हो गया अमृत जी? हाँ, औद्योगिक क्रांति की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम लोग इस तरह से देखें इस चीज को कि बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसका कि हिस्सा बिहार था, यहाँ के उत्पादों को बेचकर इंग्लैंड ने इतना पैसा कमाया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ गई। एकदम क्लियर है कि इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति के पीछे कहीं न कहीं बिहार बंगाल के मजदूरों का मेहनत है। यहाँ के लोगों का जो उत्पाद होता था, यहाँ के इंडस्ट्रीज का जो उत्पाद होता था, वो यूरोप के देशों में या दुनिया के बाकी के देशों में बेचकर यूरोप इतना पूंजी इकट्ठा किया कि उससे वहां पे औद्योगिक क्रांति आ गई, किंतु हिंदुस्तान में नहीं हो पाया। इसका दो कारण है। एक कारण है कि हिंदुस्तान में तकनीकी की वो विकास नहीं हो पाया तकनीकी का जो होना चाहिए था। उद्योग तो बहुत यहाँ फ्लरिश था, उद्योग में के मामले में हम बहुत रिच थे, किंतु उद्योग के पीछे जो तकनीक होना चाहिए उस तकनीक को समय के हिसाब से हम डेवलप नहीं कर पाए। उसका बहुत बड़ा कारण था कि हमारे यहाँ जो उद्योग था वह कृषि का पूरक था। कृषि और उद्योग दोनों मिलकर समाज को चला रहा था। यहाँ की जो आर्थिक संरचना थी उसका हिस्सा था दोनों चीज, कृषि भी था और उद्योग भी था। और यहाँ पर उद्योग में तकनीकी का विकास, उद्योग में लगे हुए जो श्रेणी थे, जो जाति थे, उन्हीं को करना पड़ता था। सरकार उसमें इनिशिएटिव नहीं लेती थी। ये मीडियावल कल्चर था, ये मध्यकालीन कल्चर है। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई तब उन लोगों ने यहाँ पे औपनिवेशिक नियम लगाए, जो वहां का उत्पादित माल यहाँ आए और यहाँ से कच्चा माल वहां चला जाए। इसमें एक फायदा भी हुआ, एक घाटा भी हुआ। एक फायदा क्या हुआ कि रेलवे का विकास हुआ, नए नए फसलों की पैदावार शुरू हुई, जिसको आप कृषि प्रवृत्ति कह सकते हैं, एग्रीकल्चर ट्रेंड्स कह सकते हैं। 1860 के बाद एग्रीकल्चर ट्रेंड बदल गया पूरे के पूरे बिहार में। बिहार का कोई ऐसा गांव नहीं था जो उत्पादक नहीं था, कोई ऐसा जिला नहीं था जो किसी न किसी वस्तु के लिए एक माने रिनाउंड सेंटर नहीं था।
1877 तक का अगर रिकॉर्ड देखते हैं आप, हंटर का जो अंतिम रिकॉर्ड है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑफ बिहार एंड बंगाल, उसमें आप देखिएगा कि बिहार का लगभग जिला जो है उत्पादक है। यहाँ पे इतना औद्योगिक उत्पादन हो रहा है वो विदेश जा रहा है, बाहर जा रहा है, जबकि हर तरह से अंग्रेज सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी या बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो व्यवस्था की थी कि यहाँ पे उद्योगों का विकास न हो, उद्योग यहाँ पे फल फूल नहीं सके। किंतु रेलवे का विकास जैसे जैसे होता गया और एग्रीकल्चर का ट्रेंड बदलता गया, उसमें आपको गन्ना आया, कपास आया, जूट आया, तंबाकू आया, मसालों की खेती होने लगी, इस तरह से नील आया। तो इस तरह से जो नए नए उत्पाद आए एग्रीकल्चर में, उन्होंने एग्रीकल्चर का स्वरूप बदल दिया। यहाँ पे कुछ आर्थिक इतिहासकारों का मानना है, कि यहाँ पे जमींदारों ने जो टैक्स वसूला जमीन से, वो पूंजी का रूप नहीं ले पाया। जबकि आप कम से कम तिरहुत में देखिए, तिरहुत दरभंगा का जो एरिया है, पूरा का तिरहुत सरकार का जो एरिया है, उसमें वो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे टैक्स पूंजी का रूप नहीं लिया। इसलिए कि 1890 के बाद से लेके 1960 तक का जो समय है, 1952 तक रखिए, जब तक जमींदारी है, तो आप देखिए कि हर साल जो है एक नया उद्योग लग रहा है। हालांकि वो उद्योग कृषि आधारित है, कृषि ही यहाँ पर मतलब रॉ मटेरियल था, तो चूंकि रॉ मटेरियल खेती से आ रही थी तो इंडस्ट्री भी उसी का लगता। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मिथिलांचल में, धुर किशनगंज से लेके आप चले आइए मुजफ्फरपुर तक, चंपारण तक, हर 10 किलोमीटर पे आपको एक राइस मिल दिख रहा है, हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर पर एक शुगर मिल दिख रहा है, जूट मिल दिख रहा है। तो उत्पाद जो था, जो रॉ मटेरियल आपको आ रहा है खेती से, उसका आपने पूरा का पूरा उपयोग किया और पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। किसान भी बहुत बढ़िया अरविंद जी, बहुत बढ़िया, ये काफी अच्छा आपने ये जानकारी दी। मुझे तो लगता है कि शायद मेरे जैसे लोग होते तो पहली बार ये चीजें समझा है कि बिहार का एक इंडस्ट्री का एक कल्चर रहा है। बिहार के जो लोग कहते हैं कि बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार के इंडस्ट्री का कल्चर नहीं है, आज आपने इस बात से साबित किया है कि बिहार के डीएनए में इंडस्ट्रियलाइजेशन है और इंडस्ट्री है। ये हम लोगों का नकारापन है कि या जो हम मजदूर हैं वो बाहर चले आए और हमारे पॉलिसी मेकर जो है वो हमारे चीजों को खत्म कर दिया। अब एक मिनट मैं जरा, आप विनोद नाथ जी शायद जुड़ गए हैं, उनका नेटवर्क आ गया हो, तो मैं एक चीज उनसे समझना चाहूंगा। बीच में कभी कभी उनके यहाँ नेटवर्क की इशू है। मैं एक चीज समझना चाहूंगा विनोद जी कि 2000 के डिवीजन के बाद, बिहार और झारखंड बंटने के बाद, जो पूरा का पूरा छोटा नागपुर का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट था 1947 से लेके 2000 तक का, वो पूरे झारखंड के हिस्से में चला गया, क्योंकि वहां पे मिनरल्स था और इंडस्ट्री वैसे डेवलपमेंट होती थी। भले ही बिहार के जीडीपी में कुछ ऐसे उस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं था, तब भी बिहार में 74% लोगों की जो जीविका थी वो इसी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड था। लेकिन ऐसा क्या है कि पिछले 20 सालों में लगभग 1500 के छोटे बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट बिहार में हैं। उसमें लगभग 300 साढ़े 300 बड़े इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज आप कह सकते हैं कि बिहार में अभी फंक्शनिंग है। कई जिले ऐसे हैं जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन नाम की चीज है ही नहीं। बिहार के कम से कम 15-16 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां कोई इंडस्ट्री सेटअप आज तक हुआ नहीं। 10-15 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां छोटे छोटे इंडस्ट्री है। तो विनोद जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दौर में नीतीश जी 2005 का जो अभियान था उसमें बिजली पावर के जनरेशन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। 600 मेगावाट से हम लोगों ने सुना कि बिहार में 4000 मेगावाट बिजली बन गई, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। लेकिन आज के सीजन में जब पूरे सारे इंडस्ट्री, जूट मिल की, बाकी जगहों पे एग्री वेस्ट इंडस्ट्री चल रही है, तो आपके इतने बड़े बड़े जूट इंडस्ट्री सब बिहार में क्यों बंद हो गए, और या उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कभी इस तरह की पहल क्यों नहीं की? विनोद जी, सबसे बड़ी बात है, आपको थोड़ा इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी समझना होगा। अब जैसे अभी अमरेंद्र जी ने बताया कि यहाँ पर
विकास उस समय में भी हुआ था। इस समय एक गुलाम था, ब्रिटिश साम्राज्य के समय में भी यहाँ पर अभी भी 24 शुगर फैक्ट्री थी, 3 आपको जूट इंडस्ट्री था, पेपर इंडस्ट्री था, सारे इंडस्ट्री थे। लेकिन बिहार के आप कहते हैं कि बिहार बड़ा क्या, तो इसमें मैं सीधी सी बात कहता हूँ, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के बाद और नीतीश जी के पूर्व तक जो सरकार रही है वो अस्थिर सरकार रही है। उसमें प्रतिबद्ध रचनात्मक सोच का अभाव था कि औद्योगिक विकास की दिशा में। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि सरकार अस्थिर रहा, कोई 1 साल, कोई 6 महीना, कोई बरस, मैंने 2 बरस, कोई 1.5 बरस। एक तो ऐसी सरकारी ऑफिसर की तरफ की ट्रांसफर प्रोसेसिंग होती रही है। लालू जी के समय में अगर बात करें, उस समय में भी अगर सरकार 15 साल रही, लेकिन वो भी काफी स्थिर सरकार नहीं थी। विभिन्न विचारधाराओं वाला, विभिन्न लोगों के द्वारा, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समर्थित सरकार थी। और सरकार की सारी क्षमता सिर्फ सरकार को सिर्फ अपने चलाने में ही खपत हो जाती थी और विजन का भी अभाव था। देखिए, जहां तक आप कह रहे हैं कि मिनरल्स की बात, तो हरियाणा में, पंजाब में, इन सब प्रांतों में कौन सा बहुत बड़ा खनिज पदार्थ का भंडारण है। आज आप वहां से मंगाते हैं, गारमेंट्स वहां से मंगा के करते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ से मंगा के हैं, दैनंदिन के भी आपके ट्रैक्टर होते हैं, मोटरसाइकिल यूज होते हैं, इतना ऑटोमोबाइल की संभावना है। से संबंधित यदि कृषि आधारित ही या यहाँ की व्यवस्था है, तो भी हम लोग इस जगह स्थापित कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, मैं तो मुझे याद है जब 2005 नहीं, मैं विनोद जी मैं आपको रोकूंगा। मेरा मूल सवाल ये था कि ये सारे डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए माकूल था, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिजली आई, 12-15 घंटे एग्रीकल्चर में बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड कनेक्टिविटी बढ़ी, गडकरी जी ने पूरा नेशनल हाईवे का जाल बिछा दिया, लेकिन इस हालत में भी आपकी जूट मिल क्यों बंद हुई? हमारे जूट मिल के संबंध की जो बात है, पहले हमसे पहले ने बताया बहुत अच्छी ढंग से कि जो मालिक स्थापना हुई 1980 से, जब आप पहले तो इसको ये ऐसे समझिए, जूट प्रोडक्ट का मांग है मार्केट, पहले मैक्सिमम थोड़ा खपत होता था हम लोग का प्रोडक्ट। आपको सीमेंट फैक्ट्री बंद हो गया, खाद का नाम पैकेजिंग आइटम केवल यही पर था कि जूट का जो टैक्स था वही होता था। बाद के क्रम में इसकी खपत मांग मार्केट में बंद हो गई। दूसरा जो रॉ मटेरियल था, उसका मैक्सिमम भाग आपको आजादी से के बाद, देश की बंटवारा के बाद मैक्सिमम पार्ट जो पूर्वी बंगाल था उसमें पड़ा। तो रॉ मटेरियल उस 80 से 90 के दौर में रॉ मटेरियल्स का भी अभाव हुआ। दूसरा, बांग्लादेश इंटरनेशनल राजनीति में अमेरिका वहां स्वयं बांग्लादेश में मशीन स्थापित कर दिया, उससे लेबर, रॉ मटेरियल्स और जो लेटेस्ट मशीन था उसको वहां पर स्थापित किया। जो बड़े बड़े के घराने थे, बिरला थे, कनौड़िया था और सिंघानिया था, बहुत सारे ऐसे उद्योगपति थे जो प्रतिष्ठित उद्योगपति थे, जिनको जो केवल उसने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात वो समझ के भी करते थे, लोग इसमें भी करते थे कि बेशक अपना वो पूरी तैयार करते थे, लेकिन उनमें वो शोषण की भावना नहीं। ये था कि हम हमारे द्वारा हमारे उद्योग के लोग पालित पोषित होते हैं। लेकिन बढ़िया मैं विनोद जी 1 मिनट फिर आऊंगा आपके पास। मैं एक बार आशीष जी के पास जाना चाहता हूं, बहुत देर से आशीष जी के पास नहीं गए हैं और मुझे लगता है कि आशीष जी के पास में वो पटना में बैठते हैं और पटना में जब बैठते हैं तो उनके पास में नए और पुराने बहुत सारे समीकरण भी होंगे। आशीष जी, 26 लाख बिहारी मजदूर, हमारे प्रवासी मजदूर, हमारे भाई जो कलकत्ता, बम्बई, सारे पुणे, महाराष्ट्र, केरल से लेके कन्याकुमारी तक, लद्दाख से लेके मणिपुर तक, ऐसे कई जगह पे हैं जहां लोग जा नहीं सकते। वहां रोड इंफ्रा में, वहां के इंडस्ट्री में सारे बिहार के लेबर थे, स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, वो वापस आए 26 लाख मजदूर।
इस कोरोना काल में, और आज वापस जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार ने उन्हें कोई एश्योरेंस नहीं दिया, उनको कोई ऐसे डेवलपमेंट काम के लिए कोई गारंटी नहीं दी। एक मनरेगा के नाम पे जितना बड़ा हो रहा है फ्रॉड, वो आप खुद जानते होंगे। तो ऐसी जगह पे जो अपने प्रवासी आए और अपने प्रवासी वापस भी चले गए, वापस लगभग लौट रहे हैं अपने अपने इंडस्ट्री में, अपने अपने पुरानी जगह शहर लौट रहे हैं। क्या बिहार में इस तरह की चीजें आज कोई मुद्दा, कोई पॉलिटिकल पार्टी में कोई इश्यू बना कि जो हमारे 1500 किलोमीटर पैदल चल के मजदूर आए, 4 महीने के बाद उनको वापस जाना पड़ रहा है? अपने इस मजदूरों के लिए हमने कोई ऐसा इंश्योरेंस का, कोई ऐसा उनको सेटिस्फैक्शन का, ऐसा कुछ भी ऐसा माहौल बना पाया जो के लिए हम जब कभी वो आएंगे तो एक सुरक्षित माहौल उनको बने? आशीष जी, मैं सवाल आपसे उल्टा पूछूंगा। मैं पूछता हूं कि किसने कहा जो मुझे कारखाना चाहिए? एक दिन भी किसी मजदूर ने धरना दिया जो मुझे कारखाना चाहिए? किसी जिले में आपने आज तक सुना है जो लोगों ने सड़क जाम किया हो, जो बंद फैक्ट्री खोल दीजिए? यहां सबसे बड़ा पापी वो है जिसने कारखाना लगाया। सामाजिक बदलाव को समझना होगा। बिहार में जो सामाजिक आंदोलन हुआ, बिहार में जो वामपंथी आंदोलन हुआ, उसमें उसको खलनायक बना दिया जिसने कारखाना लगाया। 1905 ईस्वी बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने नवसारी का जिक्र किया। नवसारी में दरभंगा कॉटन मिल 1905 में लगा था, महाराजा रामेश्वर राय सिंह ने लगाया था। 1905 में ही टाटा ने जमशेदपुर में 23 लाख रुपए का निवेश करके आयरन फैक्ट्री लगाया, और 1905 में ही रामेश्वर सिंह ने 30 लाख रुपए निवेश करके लोहट चीनी मिल लगाया। 1932 में जब चीनी उद्योग भारत में संकट में आया तो महाराष्ट्र में 14 चीनी मिल एक दिन में बंद हो गई, लेकिन लोहट चीनी मिल या महाराज दरभंगा का जो रैयाम चीनी मिल था उसमें एक आदमी की नौकरी नहीं गई। और उस मुनाफे से 32 में जो चीनी संकट का मतलब आया था भारत में, उसमें जो लोहट और रैयाम चीनी मिल महाराज ने चलाया, उस मुनाफे से सकरी चीनी मिल की स्थापना हुई। आप नीतीश सरकार की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं उसकी की औद्योगिक नीति का सच। जब नीतीश सरकार ने एसबीआई क्रॉप को कहा कि इन खंडहर चीनी मिलों को पुनर्जागृत करने के लिए एक हमको रोड मैप दीजिए, तो एसबीआई ने कहा कि इन मिलों को बेच दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बेच दीजिए। आपने एक निजी प्रमोटर से अधिग्रहण किया, नहीं चला पाया, खंडहर बन गया, अब बेच दीजिए। लेकिन सबसे कमाल की बात सर मैं आपको बताता हूं कि एसबीआई क्रॉप ने कहा जो सकरी चीनी मिल को डाइल्यूट कर दीजिए, मतलब उसकी अस्तित्व को खत्म कर दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसको किसी दूसरे चीनी मिल के साथ उसकी प्रॉपर्टी को मर्ज कर दीजिए। जिस चीनी मिल की स्थापना एक चीनी मिल के प्रॉफिट से हुई थी, उस चीनी मिल को डाइल्यूट करने के लिए एसबीआई ने कहा। और भारत हमको समझा रहा है जो तुमको बिजनेस करने नहीं आता है, तो तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे खून में बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं है सर, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज है कि पॉलिटिकल, राजनीतिक कीड़ा इतना ज्यादा है कि हम ये देखते हैं कि हम 2000 कमा रहे हैं, मुकेश अंबानी 2 लाख करोड़ कमा रहा है, इसलिए वो बुरा है। हम 2000 रुपया कल नहीं कमाएंगे, इसका हमको दुख नहीं है। मुकेश अंबानी बर्बाद हो जाएगा, इसका हमें बहुत खुशी है। बहुत अच्छा आशीष जी, आपने तो कमाल का जो एक इतिहास के पन्नों तो जो पीछे मुड़ के दिखवाया है लोगों को, और हमारे जो भी लोग दर्शक हैं जुड़े हुए उनको अब मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा। अवनीश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 1 मिनट ये नहीं, मैं आशीष जी मैं फिर आता हूँ आपके पास।
नहीं सर, मैं निकल जाऊंगा, मैंने कह रखा अच्छा है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी जी, बताइए बताइए। मैं एक लाइन बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी जी, कंटिन्यू, कैरी ऑन। 1952 में सर हमारे इलाके में बड़े पैमाने पर बांध बनाए गए। उस बांध में बनाने के दौरान विरोध भी हुआ और समर्थन भी हुआ। कहा गया जो लगभग 2 लाख एकड़ जमीन इस बांध बनने से संचित होगी। आपको मैं बता दूं, 3 फसल उपजाऊ जमीन पिछले 60 साल से 3 लाख एकड़ पानी के नीचे डुबो दी गई है। जितनी जमीन पर पंजाब में खेती होती है, उससे अधिक जमीन तटबंध बना के हमारे इलाके में डुबो दी गई है। आप कहिएगा कि उत्पादन कम होता है? आप बताइए, 60 साल में कोसी प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं हुआ है। आप कह रहे हैं कि बिहार पूछ रहा है कोसी प्रोजेक्ट बनाया क्यों गया? यदि आपको 60 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं करना था तो 300 गांवों को डुबाने की जरूरत क्या थी? किस चीज के लिए डुबाया गया? यदि आपसे कारखाने नहीं चल पा रहे थे तो 75 में आपने अधिग्रहण क्यों किया? और अधिग्रहण किया 75 में जो कारखाने अधिग्रहण हुए वो महज 5 साल के बाद इतने निकम्मे हो गए कि आपने बंद कर दिए। ये कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा आशीष जी, मैं इसी के सवाल में एक चीज पूछूंगा आपसे। आपने बहुत कमाल की चीजें आज बताई है लोगों को, और मुझे लगता है कि इसकी चर्चा बिहार में शायद ये लगता है कि कहते हैं ना कि हमाम में सभी, आप आगे वो लोग खुद जोड़ लें इस मुहावरे को, लेकिन ये बात तो पक्की बात हो गई कि किसी का इंटरेस्ट बिहार के डेवलपमेंट से नहीं है। पिछले 15, अभी इस बार भी मैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो देखता हूँ, उस मैनिफेस्टो में आरक्षण से आगे कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। अब उनकी डिमांड ये होती है किसी पार्टी की कि जुडिशियल में आरक्षण नहीं है, प्राइवेट कंपनियों में आरक्षण नहीं है, किसी का ये शर्त है कि भाई उस आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है, किसी का ये है कि भैया हम इसको किसी भी हालत में इसको कमतर कमजोर नहीं होने देंगे। भाई सबसे बड़ी चीज है कि रिसोर्सेज आपकी घटती जा रही है, आपकी इंडस्ट्री की कहीं कोई नौकरी के सोर्स का कहीं कोई स्कोप नहीं है, तो फिर आप कहां से और किस जगह पे आरक्षण दोगे? इसकी चर्चा और इसका सवाल कोई पूछने वाला नहीं है। आपने बहुत कमाल की बात कही है। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं, मैं आप ही की एग्रीकल्चर लैंड की बात आपने कही कि बांध बना के हमने अपने 1/3 फर्टाइल लैंड को डुबो दिया। आप पूरे इतिहास की आप देखें कि चौथा बेस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए बिहार का सबसे टॉप में नाम, 4th में नाम है एग्रीकल्चर में बिहार का। अगर आप देखें कंट्रीब्यूशन तो कई स्टेट से इसका आगे रहा है हमेशा। इतना बड़ा इसका जो है जो जल संसाधन है उसके मामले में बिहार, अगर आप नंबर 1 नंबर 2 कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। इतनी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां बिहार ही आती है मैक्सिमम। इसके बावजूद भी बिहार के अगर एग्रीकल्चर लैंड सिर्फ 40%, अगर इस 70 साल के हमारे आजादी के बाद भी 40% बिहार में एरीगेटेड एग्रीकल्चर लैंड हमारे पास पे है, जिसमें 74% हमारी आबादी गुजर बसर करती है या रोजी रोटी का एकमात्र साधन है। तो क्या इसके लिए कभी ये ऐसे मुद्दा क्यों नहीं बना इस पूरे कोसी के अंचल में और मिथिलांचल में, जो इस फ्रॉड कोसी प्रोजेक्ट को क्यों नहीं बंद किया गया, जिसमें ये वादा था कि बिहार के कम से कम 10 लाख हेक्टेयर जो है वो इसमें सिंचित होगी, और आज तक किसी 5 हेक्टेयर तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसके लिए संघर्ष क्यों नहीं हुआ? देखिए, मैं फिर कहूंगा अच्छे दिन आने वाले हैं। ये 1952 में ही कहा गया मिथिला के लोगों को, और जब मिथिला के लोगों ने कहा कि अच्छे दिन कहाँ आए, तो जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्री थे उनमें आरक्षण के नाम पर उन लोगों को नौकरी दे दी गई। जितने भी स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, उनका अधिग्रहण करके उसमें नौकरी दे दी गई। और सबसे कमाल की बात मैं एक बताता हूं, बड़ा सुंदर मैकेनिज्म है बिहार में सांसदों और विधायकों का। आपको कहा जाएगा आपका बेटा 12वीं कर लिया। मेरे मित्र का एक इंस्टीट्यूट है कर्नाटक में, जो कि वो सांसद विधायक का ही होता है।
कहेगा कि मैं वहां आपको दे देता हूं चिट्ठी, वहां चले जाइए, उसका एडमिशन हो जाएगा। आप कहिएगा कि मंत्री जी ने बड़ा मेरी मदद कर दी, मेरा बेटा का वहां एडमिशन हो गया। और मंत्री जी को जैसे ही पता लगेगा कि आपके बेटा का वहां एडमिशन हो गया, उनका दिया हुआ लेटर वहां रखा जाएगा, मंत्री जी को 10 लाख में से 2 लाख रुपया कमीशन आ जाएगा। क्यों धंधा खराब करेगा? इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बिहार में क्यों खुलेगा? बताइए आप हमको। आपके आशीष जी, आपके बिहार के 90% जो स्टूडेंट है कोचिंग लेने कोटा जाते हैं। पूरे कोटा का जो इंडस्ट्रीज है अभी, पूरे कोटा का पूरे आप कह सकते हैं कि हाउस होल्ड इंडस्ट्री कोचिंग बन गई है। आपके बिहार के कम से कम तो 7 लाख बच्चे हैं जो हर साल कोचिंग लेने के लिए कोटा और दिल्ली के इन सारे जगह पे जाते हैं, जो किसी स्टेट और किसी शहर के लिए बड़ी इकोनॉमी होती है। आपके बिहार के ही कई अच्छे टीचर हैं जो दिल्ली से लेके कलकत्ता और कोटा तक के इंस्टीट्यूट में टीचर हैं, लेकिन बिहार का जो ईमानदारी टैक्स है, इसके कारण ये इंस्टीट्यूट कभी बिहार में नहीं बन पाया जो बिहार के बच्चे अपने बिहार में रह के पढ़ाई लिखाई कर सके। आपका बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद जी के पास में आता हूँ, बहुत देर से अरविंद जी का मैं प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। जोड़ा से ज्यादा रंगदारी टैक्स बिहार में नहीं है सर। नहीं, मैं आता हूँ अरविंद जी के पास में। अरविंद जी, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आपसे कि इतिहास के संदर्भ में आप देखिए कितने दौर बदले हैं बिहार में, इससे बुरा दौर आज तक कोई नहीं आया। मैं बुरा दौर इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वहां पे रोजी रोटी की किसी को दिक्कत है या कोई भूखे मर रहे हैं। ये अपने बिहार की खासियत है कि वहां भूख से कोई नहीं मरा है, और दूसरा कि हमारा कभी भी कोई किसान आत्महत्या नहीं किया है। ये बिहार के अपने परम संतोष और परम वैभव का एक आदर्श है और एक आशीर्वाद है। उसमें कम में भी गुजारा करने का बिहार का जो अपना एक जज्बा है और स्वाभिमान है, उसने किया है। लेकिन वो बदले दौर में जो कहते हैं ना कि बिहार में ज्ञान से सब कुछ हासिल हुआ है, तो बिहार में जो ये हर कास्ट के लोगों में, हर क्लास के लोगों में जो एक तरह का कंपटीशन बना है अपने को एक मिडिल क्लास में आने का, बच्चों को एजुकेशन देने का, और इस तरीके से बिहार के जो रिसोर्सेज बना, एक जीडीपी बना, उसके पीछे में ये चमत्कार क्या है जी? इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, मिडिल क्लास का फॉर्मेशन किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी बात है। किसी भी सोसाइटी के लिए किसी भी टाइम फ्रेम में मिडिल क्लास का फॉर्मेशन अच्छी बात है। बिहार में पिछले 15-16 वर्षों में पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जैसे जैसे लोगों का पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ा है, वैसे वैसे आपका जो आपकी जितनी भी संस्थानें हैं वो बंद हो चुकी हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में चले जाइए, ढंग के 4 टीचर नहीं हैं। किसी भी स्कूल में चले जाइए, ढंग के 4 मास्टर नहीं हैं। आपके यहाँ बहाली हो रही है, आपके यहाँ सब कुछ हो रहा है, किंतु आप क्वालिटी में इतना कंप्रोमाइज कर लेते हैं, केवल क्वांटिटी पर ध्यान देते हैं। क्वालिटी में इतना कंप्रोमाइज आपने कर लिया है कि आपकी सारी व्यवस्था नष्ट हो चुकी है। आप इसको पिछले 30 वर्षों के इसमें देखिए, दरमियान में देखिए कि जगन्नाथ मिश्रा जी ने पहला काम किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल थे सबों का अधिग्रहण कर लिया, सबों को सरकारी स्कूल बना दिया। जिस दिन वो सरकारी स्कूल बन गया उस दिन से वहां पढ़ाई बंद हो गई। जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज थे सबों का अधिग्रहण कर दिया। जैसे वो कॉलेज अधिग्रहित हो गए वहां पढ़ाई बंद हो गई, वहां नेतागिरी शुरू हो गई। यह जो एक प्रोसेसिंग शुरू है हम लोग के यहाँ कि सरकारी नौकरी का मतलब है आराम तलबी, इसने यहाँ के सारे संस्थानों को नष्ट कर दिया, सभी अस्पतालों को नष्ट कर दिया। हर तरह वो संस्था जो आपको सेफगार्ड करती है या आगे बढ़ाती है, शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सुरक्षा हुआ, तीनों आपका नष्ट हो चुका है। आपके यहाँ एक भी पुलिस वाला ऐसा नहीं है जो ईमानदार हो, चाहे वो छोटा सा सिपाही हो या आपका डीजीपी हो, समझिए सब का सब चोर हो चुका है। सारे के सारे नेता भ्रष्ट हैं। आज मुखिया जी इलेक्शन जीतते हैं, 7 लाख की सबसे पहले वो स्कॉर्पियो खरीद लेते हैं। एक मुखिया 7 लाख का स्कॉर्पियो कहाँ से खरीद लेता है, यह तो देखना पड़ेगा। वह सारा चीज वो दोहन होता है। आपके यहाँ 9 इंच का सड़क ढाला जाता है, उसमें 3 इंच की ढलाई होती है, 6 इंच खा जाते हैं।
नहीं, मेरा सवाल ये है अरविंद जी, मेरा सवाल छूट रहा है कि मिडिल क्लास तो हर सोसाइटी में, हर कास्ट में, हर कम्युनिटी में बना, एजुकेशन के बल पे, ज्ञान के बल पे। आपने बहुत अच्छा कहा कि ये सरकारीकरण के नाम पे ऐसा हुआ कि आज गरीब से गरीब मजदूर जो बाहर कमा रहा है, रोजी रोटी के लिए प्रवासी बना हुआ है, वो भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय से नाम कटवा के प्राइवेट स्कूल, पब्लिक स्कूल गांव में खुलता है तो उसमें एडमिशन कराता है। मैं अपने गांव का इंस्टेंस दिखा सकता हूँ, बड़ा गांव है, उसमें जो जितने गरीब लोग हैं, गांव के मजदूर के लोग थे जो बाहर में जो कमा रहे हैं, वो अपने बच्चे को, जो गांव के प्राइवेट स्कूल खुले हैं, उस गांव के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको, उनके बच्चे को जो सामाजिक न्याय है वो आरक्षण से नहीं, ज्ञान से मिलेगा। और ज्ञान से तब मिलेगा जब उनके बच्चे जो है अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और उनको ज्ञान हासिल होगा। और वो एक मिडिल क्लास है। नहीं, मेरा सवाल एक मिनट अरविंद जी, मैं अपना सवाल पूरा कर लूं। लेकिन बिहार में इस मिडिल क्लास का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में, पॉलिटिकल पार्टीज के पास में कोई हैसियत नहीं है। जो मिडिल क्लास का जो वहां पे डिमांड है, या मिडिल क्लास के जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन का, मेडिकल का, ये मुद्दे जो मिडिल क्लास सफर कर रहे हैं, एक एक परिवार जो है तबाह हो रहा है, जिसके घर में एक बीमार हो जाए वो 6-6 महीना दिल्ली में चक्कर काटता है, टाटा मुंबई में चक्कर काटता है, बिहार में एक हॉस्पिटल नहीं आ पाया। क्या उस मिडिल क्लास की बात अनसुनी क्यों हो गई? उस बिहार में ऐसा कौन सा फैक्टर बना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी मिडिल क्लास को एडजस्ट नहीं कर रही? इसलिए कि मिडिल क्लास के पास वोटिंग पावर कम है। वोटिंग पावर है आपको लोअर क्लास के पास, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसके पास वोटिंग पावर है, और उसको मोबिलाइज करने वाले अपर क्लास हैं, जो पैसे वाला ये है ग्रुप है। बीच में मिडिल क्लास का कोई महत्व रह नहीं जाता है। एक दूसरी बात देखिए कि आपके यहाँ सरकारी स्कूल में कोई क्यों पढ़ेगा। मेरी पत्नी भी स्कूल में टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है। अक्टूबर 2019 में अंतिम दिन क्लास लगा स्कूल में। उसके बाद से आज जनगणना में, कल पशुगणना में, आज वोटर लिस्ट बनाना है, आज वोट चिरकुट बांटना है, आज राशन बांटना है, आज बाढ़ राहत में लगना है। तो स्कूल टीचर को तो आप स्कूल में रहने ही नहीं दे रहे हैं, उसको तो आप लगातार कहीं न कहीं सरकार दूसरे काम में लगाए हुए है। सरकार के किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, वीडियो का ऑफिस हो, सीओ का ऑफिस हो, एसडीओ का ऑफिस हो, डीएम का ऑफिस हो, उसमें 80% जो कर्मचारी है वो स्कूल टीचर है, उनको डिप्रेशन पे रखा गया है। सरकार यह मान के चल रही है कि वो बच्चा स्कूल जाएगा ही नहीं, उसको प्राइवेट में ही पढ़ना है, वो पढ़ाना ही चाह रही है प्राइवेट में। तो यहाँ का जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास अपनी रीढ़ पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। अगर मिडिल क्लास अपनी रीढ़ पे खड़ा होता तो ये इस राज्य की या इस देश की यह दुर्गति नहीं होती। आपके यहाँ आपका जो, जब हम आज हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्योंकि जब वोट गिराने जाएंगे तब हम लोग देखेंगे वो मेरा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हम वोटिंग करेंगे। और यह जब पढ़ा लिखा आदमी का यह जब ये है तो सामान्य आदमी क्या करेगा? यस, बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद जी, मैं एक बार विनोद जी के पास जाता हूं, उनका वो कनेक्ट हो गया, मुझे लगता है कि अभी लाइन उनका ये है, नेटवर्क भी अच्छा आ रहा है। मैं विनोद जी आपसे जाते जाते, इंडस्ट्री के बारे में आप लोग जानकार आदमी हैं, आपने पिछले 25-30 साल में बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम किया है। मुझे जरा ये समझाइए हम लोगों को कि बिहार का जो कल्चर है, बिहार का सबसे खासियत ये है कि बिहार के 38 डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना अलग मिजाज है। हर डिस्ट्रिक्ट को आप अगर देखें सॉरी, तो एक अलग तरह के क्लाइमेटिक रीजन भी आप कह सकते हैं। कहीं आपने देखा कि हमारे यहाँ 6-7 डिस्ट्रिक्ट जो है अभी ये बाढ़ से तबाह है, सब डूबा हुआ है, जलोमग्न है। और कई डिस्ट्रिक्ट आपके हैं जहाँ सूखा पड़ा हुआ है। कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ का लेबर फोर्स जो है वो आपके लिए हमेशा 24 आवर अवेलेबल है। कई जगह आप देखें कि सारा का सारा लेबर माइग्रेट कर चुका है।
इन सब चीजों में एग्रो इंडस्ट्री की जब बात आती है, जब आप कहते हैं कि हमारे यहाँ बिहार में जो इंडस्ट्री अभी तक बना, दरभंगा महाराज के समय में भी जो 6 चीनी मिल बने थे, तो उन सारे इलाकों में चीनी मिलें बनी जहां शुगर केन का बहुतायत से खेती होती थी या खेती होने लगी। आप लोगों का जो जूट मिल बना, वो दो तीन जूट मिलें थी उस समय में, वहां पे पानी का जहां भी जल जमाव होता था वहां जूटे का लगभग लोग किसान खेती करते थे। आज भी फारबिसगंज से लेके कटिहार किशनगंज तक लोग काफी जूट करते हैं। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जब किसान को आप मोबिलाइजेशन करके, क्या बिहार में एक नया इन्वेस्टमेंट का अभी भी बिहार जो है चौथा स्थान है यहाँ बिहार सब्जी उगाने के नाम, वेजिटेबल प्रोडक्शन में। 8वां जो है बिहार फ्रूट के प्रोडक्शन में, हॉर्टिकल्चर में है। तो इतने बड़े देश में जो बिहार का 8वां है फ्रूट प्रोडक्शन में, चौथा पोजीशन है बिहार का आज भी सब्जी उगाने में, एग्रीकल्चर में आप कहें तो बिहार का चौथा स्थान है। पूरे देश को फल सब्जी के लिए वो सप्लाई कर सकता है। क्या इस तरह के चीजों में जो बिहार का लेबर फोर्स है, एक नया इन्वेस्टमेंट का दौर हो सकता है, जबकि आज एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ बनी है, बात हो रही है? बिल्कुल वही हम एक्चुअली यही आपसे करना चाह रहे थे कि इसका 2 घंटे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आपका औद्योगिक में क्यों पिछड़ गया, क्या आपका था, थोड़ा पीछे अंतर और भी सामाजिक बनते गए थे। हम ये का कारण और निराकरण 2 बिंदुओं पर फोकस करना चाहिए। कारण मैंने अस्तित्व और दृढ़ कमी रही है यहाँ का कल्चर या लोगों का सामान्य कल्चर, जिन पर हमारे लोगों ने अब आज के समय सोचते कि आज की घोषणा पत्र में सभी राजनीतिक दलों का इसमें यही औद्योगिक अभी क्योंकि जो अमरीन जी, मुझे लगता है कि झा साहब का बहुत ही ज्यादा पुअर नेटवर्क है, बात हो नहीं पा रही है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि मैंने अभी देखा सोशल मीडिया में बड़ी तरीके से उसको वायरल भी हुआ था, उस वीडियो का सुशील मोदी जी का था, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार के लोग जो है रोजी रोटी के लिए पलायन नहीं करते हैं, या वो कहीं बाहर जो जा रहे हैं वो रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं। लोगों को बाहर में काम करने में मजा आता है, या वो शौक है उनको कि बाहर वो काम करने जाते हैं। ये सुशील मोदी जी का अपना तर्क था। वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि देश में जीएसटी के मामले में उनका तजुर्बा जो है, देश ने काफी लाभ भी उठाया है। अगर इस तरह के तर्क गढ़े जाते हैं इस चुनाव के समय में, और इस तरह की बातें, जब बिहार आक्रोशित है, लोग जो बेरोजगारी है वहाँ, या लोग जो पलायन जो प्रवासी मजदूर है वो वापस आए, फिर उनको वापस जा रहे हैं, लौट रहे हैं, क्या बिहार में इस तरह का कल्चर ना बनने के पीछे सोच क्या है? मैं लास्ट में ये सवाल आपसे जान रहा हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण है, वह कारण है कि कुप्रबंधन जो है, प्रबंधकीय कुप्रबंधन, मैनेजरियल लेवल पे जो कुप्रबंधन है वह एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। आपके यहाँ जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो डूब गए 2 कारण से। एक तो समाजवादी सोच के तहत उसका राजनीतिकीकरण, उसमें संघों का बनना, और संघ ने मिल को नहीं देख के, फैक्ट्री को नहीं देख के अपने आकाओं की ओर देखा, उसी पे कंसंट्रेट किया, जिसके चलते सारा का सारा मिल एक एक करके बंद हो गया। अब अगर आप मिल कोई खोलना भी चाहते हैं, जैसा हमने बहुत नजदीक से देखा है अशोक पेपर मिल के समस्या को, तो अशोक पेपर मिल जब खुलने की बात होती है तो अब आज से 40 साल पहले वहां जो आदमी काम करता था मिल बंद होने के टाइम में, वो डिमांड करता है तुम हमको इस 40 साल का एक्सपीरियंस देते हुए, हमको प्रमोशन देते हुए हमको पहले रख लो, उसके बाद तुम मिल को आगे ही करो। अब अगर कोई मिल चलेगा तो जाहिर है कि वो नए सिरे से चलेगा, उसका नया मशीनरी आएगा, नया टेक्निक होगा, सारी चीज नया होगा। तो उसमें जो पुराने आदमी हैं, जो पुराने वर्कर हैं, वो फिट नहीं बैठेंगे।
तो यह सरकार का दायित्व तो यहाँ बनना चाहिए कि वो जो पुराने हैं उनको आप सलट लीजिए और नए को आगे आने दीजिए। वो चीज नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है कि बदतमीजी, हमारे जो जितने भी राजनीतिक हैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर से लेके एक मुखिया तक बदतमीज अधिक है। वे सिर पैर की बात अधिक करते हैं और जनता उसके पीछे हो करती है। इसी अब सुशील मोदी के घर में पानी लगा हुआ था, उनको पूरा पटना डूब रहा था, वो घर छोड़ के भाग रहे थे, किंतु पटना में वाटर लॉगिंग नहीं हो इसके बारे में पिछले 1 साल में उन्होंने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। उनको बस इसी से मतलब है उनको कमीशन आ जाए। आप जीएसटी की बात करें कि पीएसटी की बात करें, जो भी बात करें, आप देखिए कि सरकार के पास रीजन नहीं है। सेंट्रल विजन नहीं है। अरविंद जी, आपने बहुत सवाल उठाया, बहुत माकूल, हमारे पास समय नहीं है और 10 बज गए हैं। मुझे लगता है कि हमें अब इस प्रोग्राम को, अभी इस चर्चा को विराम देना होगा। आज का जो ये चर्चा है, बहुत सार्थक चर्चा पे हम इस मोड़ पे आज इस प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। अगली बार हम लोग फिर कभी मिलेंगे इसी ऐसी ही चर्चा के साथ में। लेकिन सबसे कमाल की बात तो मुझे ये लगी आप लोगों से, जो आप लोगों ने बैकग्राउंड बताया बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, और बिहार की उन जो प्रमुख, जो बिहार की संपदा है, बिहार का जो अपना एक कह सकते हैं कि बिहार के जीन्स में वो इंडस्ट्री की एक सोच है, उसके बावजूद भी हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो इसके पीछे कई कारण है। मुझे याद है कि 2010-11 में बिहार के एक बड़े नेता से मैंने पार्लियामेंट के बाहर ऐसे ही घूमते हुए पूछा कि जब इतने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं पूरे साउथ इंडिया में, इस तरह की चीजें हो रही है, बिहार के सारे एमपीज में मैक्सिमम लोग उस समय मिनिस्टर बने हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा कि तब हमारे यहाँ बिहार में ऐसा एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों नहीं बन रहा है? तो उन्होंने कहा कि भाई, आपके यहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी इतना भयानक है कि आपके किसी गांव के पास इतनी जमीनें नहीं होगी आसपास में जहां एक बड़े इंडस्ट्री की बात सोची जा सकती है या हेज बनाया जा सकता हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा सकता हो सकता है कि उनके बात में दम हो। लेकिन मुझे याद है कि पिछले 22-25 सालों में बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जो औद्योगिक डेवलपमेंट बोर्ड बने, औद्योगिक डेवलपमेंट के नाम पे जो किसानों के जमीन कब्जा किए गए, उसका जो बंदरबांट हुआ, आज उसी जमीन पे सरकार चाहे तो छोटे बड़े कई उद्योग स्थापित हो सकते हैं। कई इंडस्ट्री जो बिहार के इंडस्ट्रिस्ट हैं वो वापस बिहार में आना चाहते हैं। उनको अगर आप प्रॉपर सिक्योरिटी की बात करें, ये जो नए जवान की बात कर रहे हैं बिहार के नौजवान नेता, जो एक एश्योरेंस दे रहे हैं, वो अगर अपने चुनावी एजेंडे में, अपने चुनावी मुद्दे में इन चीजों की घोषणा करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बिहार के ही जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिहार के एक बार फिर उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके बिहार को औद्योगिक क्रांति का एक नया स्वरूप दे सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप तमाम लोगों का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की और काफी चीजें, नई चीजें हम लोगों को बताए। इसके लिए खास तौर से मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अरे यार, हमको तो तुम बात करने नहीं दिया। यार, इस पर हम और बात करेंगे कभी। आपने हम